नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय कुमार राय और स्वागत है आप सभी का प्रिपरेशन मंत्र में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। उससे पहले आज 15 अगस्त है, तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं और आज हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आज हम सबको डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ भी आएगा, बगल में एक स्कूल है, तो आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो वहीं थोड़ा प्रोग्राम वगैरह होता है तो थोड़ा साउंड आएगा बैकग्राउंड में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम शुरू करते हैं। आप तो सबसे पहले आता है प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल प्रस्तावना। प्रस्तावना हम बोलते हैं इसे हिंदी में। और हमारा संविधान का क्या एम है, क्या गोल है, ये सब प्रेम्बल बताता है हमें। तो जब हम कोई बुक भी खोलते हैं तो सबसे पहले प्रीफेस होता है, जो ये बताता है कि इस पूरे बुक में क्या है। तो वही चीज़ प्रेम्बल है कि हमारे संविधान का आइडिया क्या है। और एक ऑब्जेक्टिव, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये था कि हमारे संविधान का एम क्या होना चाहिए, गोल्स क्या होने चाहिए, क्या किस आइडिया पे हमारा संविधान डिज़ाइन होना चाहिए। तो ये सब डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या था कि हमारे संविधान का गोल क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, किस आइडिया पे हमारा संविधान फ्रेम होना चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखा था, और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ये बनाया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया और इसको अडॉप्ट 22 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। 1947 में इसको अडॉप्ट कर लिया था संविधान सभा द्वारा। अब हम इसमें जो कीवर्ड्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा संपन्न कौन है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा संपन्न कौन है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा संपन्न है। भारत के लोग सोवरेन, संपन्न, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणराज्य। तो हम हर चीज़ का मतलब समझते हैं। सोवरेन मतलब संपन्न, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि हमारे राज्य का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। जैसे इस्लामिक कंट्री होती है, उनका इस्लाम धर्म होता है ना, उनके राज्य का। बट हमारे राज्य का, हमारा जो इंडिया है, उसका कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। यहाँ पे पीपल जो है वो फ्री हैं, कोई भी वो रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक, जहाँ पे लोकतंत्र हो, जहाँ पे प्रजा का तंत्र हो, जहाँ पे सारी पावर्स किसी एक इंसान में वेस्टेड ना हो, तो उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक क्या होता है? गणतंत्र। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि किस देश को रिपब्लिक कहेंगे। तो इसका एक हेड होना चाहिए, कंट्री का एक हेड होना चाहिए, वो इलेक्शन के थ्रू चुना हुआ होना चाहिए, और उसका एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए। तो वो रिपब्लिक कंट्री कहलाएगा। अगर हम राष्ट्रपति के केस इन कंटेक्स्ट में देखें अगर, तो प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है, उसका इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसका एक टेन्योर फिक्स होता है 5 साल का। तो हमारा देश क्या हुआ? रिपब्लिक कंट्री हुआ। जस्टिस, न्याय, सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये पूछा जाता है कि ये जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, पूछा जाता है कि ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। तो जस्टिस जो है ये हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें जस्टिस का आइडिया काफ़ी फेमस हुआ था, तो वहीं से हमने अडॉप्ट किया इसे। अब है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, ब्रदरहुड। ये आइडिया हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये आइडिया हमने अडॉप्ट किया है फ्रेंच से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया अडॉप्ट किया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसमें ये आइडिया काफ़ी फेमस हुए थे। इंटीग्रिटी हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया,
ये 3 वर्ड हमने ऐड किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये 3 वर्ड हमारे ओरिजिनल प्रेम्बल में नहीं था, इसको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये तीनों वर्ड ऐड किया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी यही लिखा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके द्वारा हमने ये 3 नए वर्ड ऐड किए। जस्टिस आइडिया हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है, लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। अब एक ये प्रश्न उठा था पहले कि जो प्रेम्बल है हमारा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये क्वेश्चन उठ चुका है। तो जो वेरी वेरी यूनियन केस हुआ था 1960 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेटर जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि प्रेम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस केस में ये कहा गया था कि जो हमारा प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो वेरी वेरी यूनियन केस में कहा गया था। और किस केस में कहा गया था कि पार्ट है, तो केशवानंद भारती केस में हुआ था। और जो केशवानंद भारती केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये कभी हम डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं पार्ट 1 पे। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 तक है। हम जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सारे आर्टिकल तो 395 से भी ज़्यादा है, 395 आर्टिकल है, कुछ उसके भी क्लॉजेस हैं, तो सारे आर्टिकल्स तो पढ़ेंगे नहीं। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 से 4, इसमें 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना चाहिए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 2 बात कर रहा है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट है तो उसके एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। और आर्टिकल 3 क्या बात करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो या तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर कोई स्टेट है, अगर वो इंडिया का पार्ट है और उसमें हम कुछ चेंजेस लाते हैं, मतलब कोई स्टेट जो इंडिया का पार्ट है अगर उसमें हम कोई भी बदलाव करते हैं तो वो हम आर्टिकल 3 के तहत करेंगे। मतलब जो एग्जिस्टिंग इंडिया में एग्जिस्ट करता है, इंडिया में एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, तो वो हम पार्ट उसमें कोई चेंजेस करते हैं आर्टिकल 3 के थ्रू करेंगे। अगर कोई इंडिया का पार्ट नहीं है और उसको हम इंडिया में एडमिट कर रहे हैं तो इसके लिए जो चेंजेस करेंगे वो आर्टिकल 2 के तहत करेंगे। जैसे आर्टिकल 3 की बात कर लें अगर हम, तो जो तेलंगाना है उसको हमने आंध्र प्रदेश से अलग किया था ना, तो जो आंध्र प्रदेश था वो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट था, इसलिए वो जो चेंज किया हमने आर्टिकल 3 के तहत किया। हम नाम चेंज करते हैं, जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया बाद में, तो ये सब आर्टिकल 3 के तहत करते हैं। बट सपोज कोई हम फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लें ना, कोई फॉरेन टेरिटरी जैसे पाकिस्तान है उसको भी हम एक्वायर कर लें तो वो हम आर्टिकल 2 के तहत करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा 2 और 3 में। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम पाकिस्तान को ऑक्यूपाई भी कर लेते हैं तो अमेंडमेंट भी वो अमेंडमेंट भी नहीं कहलाएगा, समझ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पार्ट 2 में बात करेंगे नागरिकता की, 5 से 11 है। तो इसमें कोई आर्टिकल खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 5 बात करता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस समय कौन नागरिक था या कौन नहीं नागरिक था। फिर हम बात करेंगे जो इंडिया में आए हैं पाकिस्तान से वो नागरिक हैं कि नहीं, क्योंकि जब हमारे देश का बंटवारा हो गया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में। तो उस समय काफ़ी माइग्रेशन हुआ था, जो इंडिया आना चाहते थे वो पाकिस्तान से इंडिया आए, जो इंडिया में नहीं रह के पाकिस्तान में जाना चाहते थे तो काफ़ी माइग्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ। तो उस केस में जो भी माइग्रेट करके आए हैं वो भारत के नागरिक हैं या नहीं, इस बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आर्टिकल 6 बात किया हुआ है जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं वो नागरिक हैं या नहीं, इस बारे में आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 में है जो पाकिस्तान गए हुए हैं वो अब भारत के नागरिक हैं कि नहीं। सपोज कोई पाकिस्तान चला गया, वो अब भारत का नागरिक है कि नहीं, या किस केस में भारत का नागरिक होगा या नहीं, तो आर्टिकल 7 में बात की गई है। आर्टिकल 8 में बात की गई है कि जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट वो फॉरेन में रह रहे हैं, जैसे आपका कोई दोस्त अभी फॉरेन चला जाए तो वो भारत का नागरिक है या नहीं, इस बारे में डिस्कस किया हुआ है। फिर बात क्या है कि अगर कोई फॉरेन की नागरिकता ले लिया, जैसे आपका दोस्त फॉरेन चला गया उसने वहाँ की नागरिकता हासिल कर ली, तो वो अब भारत का नागरिक है या नहीं, वैसे नहीं होगा, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा भारत की नागरिकता से
तो उस बारे में डिस्कशन आर्टिकल 9 में है। आर्टिकल 10 में है कि किस केस में भारत उसकी नागरिकता कंटिन्यू रहेगी। कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी रेगुलेट करना है, कुछ भी रेगुलेट करना है इस सिटीजनशिप राइट्स की रिगार्डिंग, तो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। कोई भी अगर लॉ रेगुलेट करना है तो पार्लियामेंट करेगा। अब हम आ जाते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 पे। किस पे? सिटीजनशिप एक्ट 1955 पे। ये एक्ट हमें बताता है कि हम कैसे नागरिकता हासिल कर सकते हैं और कैसे नागरिकता खो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो अगर हम इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया बॉर्न है, तो हम इस ऐसे नागरिकता हासिल कर सकते हैं। बाय डिसेंट हम फॉरेन में बॉर्न हुए हैं बट जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इंडियन है, तो ऐसे हम नागरिकता हासिल कर सकते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि इंडियन कोई नॉन इंडियन अगर किसी इंडियन से शादी कर लेता है, इंडियन से मैरिज कर लेता है और वो पिछले 7 साल से भारत में रह रहा है, तो इस केस में वो भारत का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। बाय नेचुरलाइजेशन, अगर कोई नॉन इंडियन पिछले 14 साल से भारत में रह रहा है और इन 14 साल में अगर काउंट करें तो 11 साल कम से कम भारत में रह चुका है। कितने साल? इन 14 साल में 11 साल वो भारत में रह चुका है और साथ में पिछले लास्ट वन ईयर से वो भारत में रह रहा है। क्या कहा मैंने? पिछले 14 साल से वो भारत में रह रहा है और उन 14 साल में मानो वो कहीं बाहर भी गया होगा, फॉरेन में भी गया होगा, तो कम से कम 11 साल वो भारत में रहना चाहिए। अगर उसका डेज काउंट करें तो 11 साल भारत में रहा हो और साथ ही में पिछले 1 साल से वो भारत में रह रहा हो, पिछले 1 साल में वो भारत से बाहर न गया हो, तो इस केस में वो एलिजिबल हो जाता है। किसके लिए? बाय नेचुरलाइजेशन वो भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। आर्टिकल 5 बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कोई भी, जैसे भी हमने बात की थी पाकिस्तान को हम अगर एक्वायर कर लें तो जो पाकिस्तान के नागरिक हैं अगर वो तो भारत का हिस्सा हो गया, उस केस में वो नागरिकता पाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल 5 बात करता है। आर्टिकल 6 ऐसा रिकॉर्ड बांग्लादेश से काफ़ी माइग्रेशन हुआ था, तो उस केस में वो भारत के नागरिक होंगे या नहीं, मतलब उस केस में वो एलिजिबल हो सकते हैं। कुछ केसेस में थोड़ा स्ट्रिक्ट है कानून ये, तो उस केस में भी ये एलिजिबल हो सकते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। कैसे हम भारत की नागरिकता को खो सकते हैं? स्वेच्छा से खो सकते हैं, बाय रिनंसिएशन। अगर हम स्वेच्छा से त्याग करना चाहें भारत की नागरिकता, तो वैसे हम भी भारत की नागरिकता को खो सकते हैं। बाय टर्मिनेशन, अगर हम किसी फॉरेन की नागरिकता ले लें तो इस केस में हमारी जो नागरिकता है भारत की वो क्या हो जाएगी? वो टर्मिनेट हो जाएगी, भारत की नागरिकता टर्मिनेट हो जाएगी। बाय डिप्रीवेशन, मतलब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेके लॉयल नहीं है, डिसलॉयल हो जाते हैं, या कोई आतंकी गतिविधि करते हैं, या हमने फ्रॉड तरीके से नागरिकता हासिल की हुई हो, तो इस केस में आपको वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। तो ये हो गया टोटल 5 तरीकों से हम 6 तरीकों से हम नागरिकता को हासिल कर सकते हैं और 4 तरीकों से हम नागरिकता को खो सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नहीं पढ़ाया, जो सिटीजनशिप है ना, हम सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं। यूएसए जो है वो डबल सिटीजनशिप फॉलो करता है, डुअल सिटीजनशिप। हम सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं और ये सिंगल सिटीजनशिप हमने लिया कहाँ से? ब्रिटेन से। कहाँ से अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पे। सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि ये हमने फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट कहाँ से किया है? तो ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है और ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब है कि अगर ये हमारा फंडामेंटल राइट्स अगर हमारा वायलेट होता है तो हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं इसको, तो इसलिए जस्टिसिएबल है ये। अब हम जल्दी जल्दी फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं ना। तो टोटल हम 6 टाइप के राइट्स को एंजॉय करते हैं। आर्टिकल जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है ये अब पार्ट 12 में जा चुका है, आर्टिकल
ए में जा चुका है। तो अब हम टोटल 6 टाइप के राइट्स को एंजॉय करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं सारे आर्टिकल। राइट टू इक्वालिटी में क्या इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत से रिलेटेड है, छुआछूत से रिलेटेड है। आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिस के प्रैक्टिस पे भी बैन है। आर्टिकल 19 से 22, इसमें 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22A। आर्टिकल 9 बात करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉलो एनी प्रोफेशन, कहीं पे भी आप रह सकते हैं, कोई भी आंदोलन या कोई भी स्ट्राइक तो नहीं कहेंगे, कोई भी आंदोलन, आप कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उसकी भी आपको फ्रीडम है। राइट टू असेंबल, इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आर्टिकल 19 जो है ये फ्रीडम ऑफ प्रेस से भी बात करता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है? यही है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हमारा नेशनल इमरजेंसी लगता है तो जो आर्टिकल 9 है ये ऑटोमेटिक हमसे छीन लिया जाता है। जो इमरजेंसी लगती है तो हमसे क्या होता है, हमसे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे कभी छीने नहीं जा सकते। अगर छीने जाते हैं तो हम इससे हम कोर्ट जा सकते हैं, बट इमरजेंसी के केस में हमसे फंडामेंटल आर्टिकल छीन लिए जाते हैं। तो क्या होता है, आर्टिकल 19 जो होता है, जैसे इमरजेंसी लगी, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक हमसे छीन लिया जाएगा, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। और बाकी आर्टिकल्स जो हैं वो प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग छीनता है ना। अगर उसको जरूरत लगती है कि आर्टिकल 20 ले लेना चाहिए, आर्टिकल 22 ले लेना चाहिए, आर्टिकल 14 ले लेना चाहिए, तो वो वैसे वो आर्टिकल बाद में डिस्कस करके वो आर्टिकल हमें टर्मिनेट कर दिया जाता है। बट जो आर्टिकल 19 है ऑटोमेटिक छीन लिया जाता है कि आप कहीं स्पीच नहीं दे सकते। मतलब अभी इमरजेंसी लगी है, देश की हालत वैसे ही ख़राब है, इमरजेंसी लग गया मान लीजिए, देश की हालत वैसे ही नाजुक है, आप उसमें और भड़का रहे हैं, तो इसलिए आर्टिकल 19 को तुरंत छीन लिया जाता है। आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो आर्टिकल है ये इमरजेंसी लगने पे भी नहीं छीना जा सकता। आर्टिकल 21 जो है वो किसी भी केस में हमसे नहीं छीना जा सकता है। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है, आर्टिकल 21 हमें किसी भी केस में नहीं छीना जा सकता है, और बाकी आर्टिकल जो हैं वो हमसे छीने जा सकते हैं जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे। आर्टिकल 21(1)(a) ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये जो 23-24 हो गया, 29-30 हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और आप ऐसे याद भी कर लेना ना, 23-24, 29-30 माइनॉरिटी से रिलेटेड, 23-24 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। तो आर्टिकल 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, इसको प्रोहिबिट करता है इसकी प्रैक्टिस पे, और ये चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है कि चाइल्ड लेबर जो है वो नहीं कराना है। चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, मानव तस्करी नहीं होनी चाहिए, बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ रहे हैं? कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये राइट टू फ्रीडम। अब हम चलते हैं 29-30 पे, माइनॉरिटी से रिलेटेड और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 29 में कि जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट और कल्चर है, उनको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 में बात की गई कि कोई अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको आप खोल सकते हैं, जैसे मदरसा खुला हुआ है तो आर्टिकल 30 के ही थ्रू मदरसा चलता है। आर्टिकल 29 कि आप अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। आर्टिकल 32 है ये, इसमें बात की गई है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर रिट जारी करता है, इस 5 प्रकार के रिट जारी करता है: हाइबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी एंड क्यू वारंटो। तो आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा हुआ है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा हुआ है।
अम्बेडकर जी ने इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, क्योंकि हमारा अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा? रिट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वॉल्यूशन के केस में ही रिट जारी कर सकता है। बट हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्लस कोई अदर राइट है, जैसे लीगल राइट हो गया या कोई अदर राइट्स हैं, तो उसके केस में भी रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट सिंगल केस में रिट जारी कर सकता है, बट हाई कोर्ट मल्टीपल केस में रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ से आप बताइए कि किसका रिट पावर ज़्यादा है? ऑब्वियस है हाई कोर्ट का ज़्यादा होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा केसेस में वो रिट जारी कर सकता है। ये केस मैंने पूछा था टेलीग्राम ग्रुप पे, तो ज़्यादातर लोग इसको गलत बताया था। करीब 70% लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जवाब दिया था, बट इसका राइट आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट। एक लड़का इतना गुस्सा हुआ कि उसे लगा होगा हो सकता है गलत होगा क्वेश्चन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम होगा वही, तो उसने क्या क्या अनलाइक किया और चैनल भी लेफ्ट करके चला गया। तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम। अब आ जाता है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी जो है सबसे पहले तो ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और इसका मतलब है नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है? सरकार को बताता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, डायरेक्शन देता है उन्हें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उनकी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, स्टेट की पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, तो ये सब डिस्कस करता है। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 39A, इसको हमने ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अमेंडमेंट एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मैं ए लिखूंगा आपसे, ए, तो आप समझ जाइएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने 39A को ऐड किया था। इसका है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब समानता का न्याय और फ्री लीगल एड। मतलब अगर कोई मानो गरीब है, कोर्ट जाता है, उसका वकील करने का पैसा नहीं है, तो उसको फ्री में वकील प्रोवाइड किया जाए। तो ये आर्टिकल 39A में रहता है। आर्टिकल 40 वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचायतों के गठन की बात की गई है आर्टिकल 40 में। 41 भी इंपॉर्टेंट है, राइट टू वर्क, राइट एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। तो राइट टू वर्क जो है ना आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क है। और जो हमारा मनरेगा है, MG नरेगा, तो ये क्या करता है? ये एक एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रोवाइड करता है। मतलब राइट टू वर्क, हमारा काम करने का अधिकार है। तो मनरेगा भी क्या करता है? गारंटी प्रोवाइड करता है। आपको कहीं भी काम नहीं मिल रहा, मनरेगा में आपको गारंटी है काम मिलेगा। तो राइट टू वर्क के तहत ही ये एक गारंटी स्कीम है जो प्रोवाइड की गई। तो ये आर्टिकल पूछा जाता है क्वेश्चन कि राइट टू वर्क जो है आर्टिकल 41 है, उसके तहत कौन सी स्कीम है? तो मनरेगा है, MG नरेगा। आर्टिकल 44 रिसेंटली न्यूज़ में रहा था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 मतलब हर जगह एक ही न्याय होना चाहिए, मतलब एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए हर जगह, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 46 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्या है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो प्रमोट करना है इनको, जो वीकर सेक्शन है या शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है, इनको एजुकेशन में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इनको प्रमोट करना। तो कैसे करेंगे प्रमोट? तो हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को हमने रिजर्वेशन पहले से ही दे रखा था। तो आर्टिकल 46 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो हमने 103 अमेंडमेंट एक्ट किया, उसके तहत हमने क्या किया? EWS को हमने 10% कोटा दे दिया, मतलब रिजर्वेशन दे दिया। तो किस आर्टिकल के तहत दिया? आर्टिकल 46 के तहत दिया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 50 में हम बात करते हैं कि हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता। हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र बॉडी है। आर्टिकल 51 में हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखे, किसका काम है? ये राज्य का काम है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 51A पार्ट 4 है, इसको ए है, तो मतलब ये किसी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। स्मॉल ए होता, स्मॉल बी होता, तो इसका मतलब क्या होता है? क्लॉज। अब हम देखेंगे आर्टिकल 4 हमने ऐड किससे किया?
तो हमने किससे ऐड किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया है। फंडामेंटल ड्यूटी हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इसमें अभी तक एक भी बार अमेंडमेंट हुआ है? हाँ, इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ है, सिर्फ 86 अमेंडमेंट एक्ट। इसमें हमने एजुकेशन को ऐड किया था, राइट टू एजुकेशन को, कि जो इसको हम हल्का सा एक बार देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, बट क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें 3 फंडामेंटल ड्यूटी डाल देगा, एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं डालेगा। जैसे मान लीजिए वैसे राइट टू वोट है, बहुत फेमस है, तो राइट टू वोट डाल देते हैं इसमें, बट ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है राइट टू वोट। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है? नेशनल फ्लैग को प्रोटेक्ट करना, नेशनल एंथम को प्रोटेक्ट करना, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी इज्जत करना, सोवरेनिटी संपन्नता, यूनिटी बना के रखना, इंटीग्रिटी बना के रखना, कभी भी ज़रूरत हो देश को हमारी तो उसके लिए खड़ा होना, डिफेंड करना, हार्मोनी को बढ़ाना, वैल्यू एंड प्रेशर रिच हेरिटेज साइट्स जो है हमारी कंट्री की उसको प्रोटेक्ट करना, वैल्यू करना, प्रोटेक्ट करना, जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, और राइट टू एजुकेशन नहीं कहेंगे, राइट टू एजुकेशन तो हमारा आर्टिकल 21A बात करता है। आर्टिकल 86 में क्या है, 6 से 14 साल को बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं 6 से 14 साल के, आपकी ये अपॉर्चुनिटी, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि आप उनको शिक्षा की अपॉर्चुनिटी ज़रूर दें, मतलब उनको पढ़ाएं, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये नहीं कि उनको काम कराने लगे, तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि आप जो आपके 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ाना। अब हम पार्ट 5 पे आ जाएंगे, द यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 52 से 151। अब इसमें हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट, महामहिम, देश का पहला नागरिक, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के पद की बात की गई है, आर्टिकल 54 में इलेक्शन की बात की गई है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। इलेक्शन प्रेसिडेंट का कैसे होता है? PRSTV हम मेथड फॉलो करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है ना, जैसे प्रेसिडेंट 3 मेंबर खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, ABC, तो हम इसमें प्रेफरेंस डालते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली पसंद B है, दूसरी पसंद A है, तीसरी पसंद C है, तो इस हिसाब से हम क्या डालते हैं? प्रेफरेंस डालते हैं। और रिसेंटली चुनाव भी हुआ है तो हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपके पास 50 प्रपोजर्स होने चाहिए और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। मतलब जो 50 लोग ऐसे होने चाहिए जिनकी पहली पसंद आप हो, 50 लोग ऐसे भी होने चाहिए जिनकी दूसरी पसंद आप हो। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? आपको 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आपको 1/6 से ज़्यादा वोट मिल जाता है तो आपको ये रिफंड हो जाएगा टोटली, बट अगर आपको 1/6 से भी कम वोट मिलता है तब ये आपको रिफंड नहीं होगा। उसके बाद वोट पड़ता है, इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, मतलब जो इसका इलेक्टोरल कवरेज होता है उसमें कौन कौन होता है प्रेसिडेंट के। तो इसमें जो होते हैं इलेक्टेड MPs होते हैं, इलेक्टेड MPs, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड MPs, साथ में इलेक्टेड MLAs ऑफ डिफरेंट स्टेट। MLC नहीं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं वो नहीं। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो इलेक्टेड मेंबर हैं लोकसभा के, राज्यसभा के। लोकसभा में तो हम नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, जो एंग्लो इंडियन थे उनको रिमूव कर दिया गया था, बट राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वो लोग इसमें नॉमिनेटेड वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भले से वो चाहे राज्यसभा का हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का हो। तो MLA पार्टिसिपेट करेंगे और MPs पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, वो भी इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। अब हम बात कर लेते हैं ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो इसको ओथ कौन दिलाएगा? CJI। अभी रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू को किसने शपथ दिलाई? तो NV रमन्ना ने शपथ दिलवाई। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन यही बन सकता है, मान लीजिए थोड़ा ट्रिकी अगर मैं करूँ तो, कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को भारत तात्कालिक CJI NV रमन्ना ने शपथ दिलाई। प्रेजेंट में CJI कौन है?
तो प्रेजेंट में जो सीजी आई है इस समय वो कौन है? यूयू ललित, उदय उमेश ललित। बट जब इनको रिसेंटली शपथ दिलाई गई उस समय कौन था? उस समय एन वी रमन्ना थे। तो अब चेंज हो गए हैं। और ये कौन से हम सीजी आई हैं? 49th यूयू ललित। अब हम बात कर लेते हैं इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट कैसे होता है इसको मैं ओरली बता दे रहा हूँ आपको, इम्पीचमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनको सिर्फ एक ही बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है। अगर इन्होंने संविधान को वायलेट किया है, संविधान का अगर इन्होंने उल्लंघन किया है, तो सिर्फ इसी केस में इनको रिमूव किया जा सकता है। और ये रिमूव करना बहुत ही टफ है। पहली बात तो इसको रिमूव करने के जो प्रोसीजर इम्पीचमेंट, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है, यूएसए से अडॉप्ट किया है। अब क्या होगा, इनको हम 14 डेज का एडवांस नोटिस देंगे और कम से कम 1/4 मेंबर होने चाहिए उस हाउस के जो महाभियोग लाएंगे। मतलब अगर इनको रिमूव करना हो तो कम से कम उस जिस भी हाउस में रिमूव किया जाएगा, मतलब जिस भी हाउस में इनिशिएट किया जाएगा इनको रिमूव करने के लिए, तो उस हाउस का 1/4 मेंबर का आपको सपोर्ट होना चाहिए। इनको आप एडवांस 14 डेज का नोटिस देंगे। अब क्या करेंगे आप मानो किसी भी सभा में पास की, सपोज आपने लोकसभा में इनका इम्पीचमेंट को पास किया, इम्पीचमेंट, तो एडवांस 14 दिन नोटिस दिया, उसका इम्पीचमेंट पास किया, तो कम से कम स्पेशल मेजोरिटी 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से वो आपका इम्पीचमेंट जो है ना पास होना चाहिए। जो भी आपने रिमूवल मोशन लाया है वो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए उस हाउस में, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा। सपोज राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा क्या करेगी? एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाएगी। सबसे पहले तो स्पीकर देखेगा कि जो ये बात कह रहे हैं क्या सच में जायज़ है या ऐसे ही कह रहे हैं। उसको लगेगा जायज़ है तो फिर वो एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाएगा कि आप लोग इन्वेस्टिगेट कीजिए कि जो इन पे चार्जेस लगाए गए हैं वायलेशन के, क्या वो सत्य हैं या असत्य हैं। फिर सपोज कमेटी ने कह दिया कि हाँ जो चार्जेस लगाए गए वो सही है, उसके बाद ये दूसरे हाउस में पास होगा। दूसरे हाउस में भी अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो क्या होगा? ये रिमूव कर देंगे, ये रिमूव कर देंगे। अगर मानो ये रिजिग्नेशन देना चाहते हैं प्रेसिडेंट, तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। इनकी जो एलिजिबिलिटी है प्रेसिडेंट बनने की, कोई अगर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहता है उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? देखिए 35 ईयर्स कम से कम एज होनी चाहिए, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, साथ में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा से कंफ्यूज मत करना, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। तो ये इनकी एलिजिबिलिटी है और किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होने चाहिए। अब मैटर रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है इनके, तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है। कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71, आर्टिकल 72 जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पार्डन करने की, माफ़ करने की। अब ये कम्प्लीटली माफ़ भी कर सकता है, मानो किसी को अगर फांसी की भी सजा हुई, मृत्युदंड हुआ, तो उससे कम्प्लीटली पार्डन भी कर सकता है, या किसी की सज़ा कम कर सकता है, या किसी के सज़ा के बिहेवियर को कम कर सकता है, या थोड़ी टाइम के लिए डिले कर सकता है। तो ये सब पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 123 बात करता है ऑर्डिनेंस की। जब हमारा संसद जो है, जब हमारा लोकसभा या राज्यसभा सेशन में नहीं होते हैं, तो उस वक्त अगर कोई कानून लाना है तो आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस लाता है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही लाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही लाएगा। आर्टिकल 143, अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि उसको कोई भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है तो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली कंसल्ट कर सकता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। तो ये आर्टिकल 143 है। हम प्रेसिडेंट खत्म कर चुके हैं अच्छे से डिटेल में। अब हम चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। वाइस प्रेसिडेंट में 1-2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बस देख लीजिए। आर्टिकल 63 बस बात करता है आर्टिकल 63 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट की। इसका भी जो इलेक्शन है वो लगभग वैसे ही होता है। इसमें क्या होता है ना, बस इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड एमपीज, इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी, दोनों भी। अच्छा, एक चीज मैं हल्का सा भूल गया, इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। हमने इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज को देख लिया था, बट इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। जैसे उनको जब रिमूव करना है तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड एमपीज,
इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों वोट करते हैं कि इनको रिमूव किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी। तो 63 में देख लिया कि एक उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए। 63 में इससे इलेक्शन के रिगार्डिंग बात की गई है। 79 में ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है। ये अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे तो पूछा नहीं जाता बट अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, धनखड़े जी बने हमारे वाइस प्रेसिडेंट। 71 मैटर्स रिगार्डिंग कुछ भी हो तो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबसे इम्पोर्टेंट पद है हमारे भारत में, किसका, प्राइम मिनिस्टर का। इसके रिगार्डिंग लेकिन आर्टिकल्स बहुत कम है। आर्टिकल 74 बात करता है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही प्राइम मिनिस्टर भी आता है, तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो किसको एड एंड एडवाइस करेंगे, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे। आर्टिकल 75 में हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। अपॉइंटमेंट्स किसकी, अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करेगा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट करेगा, बट वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेके करेगा। आर्टिकल 78 में बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर जो भी डिस्कशन करता है, कोई भी नया फॉर्मूला तैयार करता है या कोई भी डिस्कशन करता है तो प्रेसिडेंट को अवगत कराएगा उस बात से। कोई भी डिसीजन लेता है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर कोई भी डिसीजन लेता है तो उसको प्रेसिडेंट से अवगत कराएगा। तो ये आर्टिकल 78, 74, 75, 78। 74 में क्या बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। 75 में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात की गई है। आर्टिकल 71 में प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ लीगल एडवाइजर होता है। ये एडवाइस करता रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कोई भी लॉ के रिगार्डिंग या कभी भी क्वेश्चन किया जाता है, अगर क्वेश्चन किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो ये समझ लो ये लॉयर है, एक लॉयर की तरह ये प्रोटेक्ट करता है, या ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉयर होता है। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं सारे। 122 में हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, एंटिटी फिक्शन लॉ। ये कोई और भी अगर तरीका हो और भी केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जा सकता है मेंबर का, तो आर्टिकल 102। 108 ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। ज्वाइंट सिटिंग वाला जब राज्यसभा और लोकसभा साथ में सिटिंग करती है तो उसको कहते हैं 108 ज्वाइंट सिटिंग। 110 मनी बिल। 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जो मनी बिल होता है ना, इसको प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता या रिकंसीडरेंस के लिए नहीं भेज सकता है, तो ये पॉइंट पूछा जाता है। इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट मनी बिल को। और राज्यसभा के भी पास पावर कम होती है मनी बिल के रिगार्डिंग। इसकी जो टोटल पावर होती है वो लोकसभा के पास होती है मनी बिल की। आर्टिकल 112 में बात करते हैं हम किसकी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम बजट भी बोलते हैं, बट जो बजट वर्ड है इसका यूज़ हमने कहीं किया नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 124 जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की बात करता है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, तो आर्टिकल 124 बात करता है। अब हम चलते हैं पार्ट 6 पे। तो पार्ट 5 हम डिस्कस कर चुके थे, अब हम पार्ट 6 पे आ चुके हैं। तो पार्ट 6 द स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 5 क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 152 से 37 सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गवर्नर, वहाँ पे हमने प्रेसिडेंट को डिस्कस किया था। तो आर्टिकल 153 में हम गवर्नर ऑफ स्टेट, वहाँ पे आर्टिकल किस में था, आर्टिकल 52 में था। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट, वहाँ पे आर्टिकल 54 में क्या था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन। यहाँ पे गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, उसको डायरेक्ट अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको। तो हम यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ते चलेंगे, साथ में पीछे का थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे।
तो आर्टिकल 55 अपॉइंटमेंट की बात करता है गवर्नर की, आर्टिकल 160 बात करता है पार्डन पावर की, गवर्नर के पार्डन पावर की, और वहाँ पे आर्टिकल 72 बात करता था इसी चीज़ की, प्रेसिडेंट के पार्डन पावर की। इन दोनों की पार्डन पावर में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, बता दूँ। अगर हम मृत्युदंड का केस लेते हैं तो उसी केस में थोड़ा डिफरेंस है। मृत्युदंड के केस में जो प्रेसिडेंट है वो कंप्लीट पार्डन दे सकता है उसको, मतलब बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाए वो, उसको मृत्युदंड की सजा है उसको कंप्लीटली माफ़ कर सकता है। बट गवर्नर के केस में ये मृत्युदंड के केस को कंप्लीटली पार्डन नहीं कर सकता, मतलब उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, उसको मृत्युदंड न होकर आजीवन कारावास हो जाए या 10-20 साल की सज़ा हो जाए, बट कंप्लीटली माफ़ नहीं कर सकता गवर्नर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 163 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज गवर्नर, वहाँ पे यही आर्टिकल 74 बात करता था। आर्टिकल 167 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ जो भी डिस्कशन करेगा या गवर्नर अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो चीफ मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर को बताए। वहाँ पे हमने यही आर्टिकल 78 में पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि जो भी डिस्कशन करे या कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर प्रेसिडेंट मांगता है तो उसे दे। फिर आर्टिकल 169 इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव कैसे फॉर्म होगी और कैसे एबोलिश होगी। जैसे हमारे यहाँ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद। तो ये अगर किसी ने स्टेट का बनाना है विधान परिषद तो हम आर्टिकल 169 के थ्रू करते हैं, या अगर कोई ये 6 राज्यों में है, मानो अभी उत्तर प्रदेश का विधान परिषद नष्ट करना हो तो किस आर्टिकल के थ्रू करेंगे? आर्टिकल 169 के थ्रू करेंगे। आर्टिकल 199 मनी बिल की बात करता है, वहाँ पे हम आर्टिकल 110 में बात करते थे मनी बिल की। आर्टिकल 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट ऑफ स्टेट, वहाँ पे हम कहाँ पे बात करते थे? 112 में बात करते थे। 212 पावर ऑफ गवर्नर, ऑर्डिनेंस बुलाने की पावर, वहाँ पे हम 108 में बात करते थे। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब सेशन में नहीं होता है असेंबली तो उस वक्त कोई कानून लाना हो तो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाते हैं। कौन लाता है? गवर्नर लाता है। 214 में बात की गई है हाई कोर्ट्स की, वहाँ पे हमने कहाँ पे बात की थी? 124 में बात की थी। 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 214, वहाँ पे हमने बात की थी अटॉर्नी जनरल की। यहाँ पे हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। आर्टिकल 165, वहाँ पे हमने आर्टिकल 76 में डिस्कस किया था। ये क्या होता है? चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा चीफ लीगल एडवाइजर, या समझ लो ये स्टेट गवर्नमेंट का लॉयर होता है, ये समझ लो। तो आर्टिकल 165। अब हम चलेंगे पार्ट 7 पे जो अब डिलीट हो चुका है। पार्ट 5 में मैंने बात की यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की। पार्ट 6 में मैंने बात की स्टेट गवर्नमेंट की। पार्ट 8 जो है यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। इसमें आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, 4 ही आर्टिकल हैं, पार्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 9 में पंचायत की बात करते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी पॉलिटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कुछ है पंचायत है, फंडामेंटल राइट्स है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा, ये इस लेक्चर में डिस्कस ही नहीं हो पाएगा। इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था, कब? 1993 में, और ये 24 अप्रैल 1994 से लागू है। और 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं। आर्टिकल 243 से 243O तक है ये। और हमारे यहाँ 3 टियर स्ट्रक्चर फॉलो होता है पंचायत का। और हमने इससे जब ऐड किया था तो पार्ट 9 ऐड किया था और साथ में शेड्यूल 11 ऐड किया था, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। 29 सब्जेक्ट मतलब 29 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसके रिगार्डिंग जो भी कानून बनाना है, कुछ भी करना है, वो कौन करेगा? पंचायत करेगा। जैसे हमारे पास वो है लिस्ट है, उसी तरह ये सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो उस लिस्ट में जो भी मैटर्स है उसके रिगार्डिंग कौन जो कानून बनाएगा, वो यूनियन बनाएगी तो स्टेट बनाएगी, जिसकी लिस्ट में रहेगा। वैसे ही 29 सब्जेक्ट से कौन डील करता है? पंचायत डील करता है। पार्ट 9A 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 और 1992, और ये कब लागू हुआ? 1993 में लागू हुआ। ये भी 1992 में अमेंडमेंट होता है, 1993 से लागू है। पार्ट 9 है म्यूनसिपैलिटी। पार्ट 9B द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 10 द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। यहाँ पे आर्टिकल सब इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे अब पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। पार्ट से क्वेश्चन बनता है, बाकी आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ पे। पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसको हम इस टॉपिक को डिटेल में कभी हो, इसमें से आर्टिकल नहीं पूछता,
और बट जो रिलेशन है वो पूछता है, तो इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है बट आर्टिकल्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इसमें 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 300 हम पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट में था, इसको हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हम इसको कहाँ पे भेज दिए, पार्ट 12 में 300 में। आर्टिकल 280 बात करता है फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन का गठन होगा 5 साल पे, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ऐसे ही स्टेट में होता है गवर्नर करता है। तो 280 फाइनेंस कमीशन। अब पार्ट 30 ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड है। पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही आर्टिकल पूछता है, आर्टिकल 315 जो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। यूनियन एंड फॉर द स्टेट, जो IAS IPS होते हैं ये लोग इसी आर्टिकल के थ्रू इनका अपॉइंटमेंट होता है। आर्टिकल 14 एक अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया था, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड बात करता है। आर्टिकल 15 इलेक्शंस, इसमें एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है। इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसका टेन्योर क्या होता है? 6 साल का टेन्योर होता है। या तो 6 साल पहले कंप्लीट कर लो या तो 65 ईयर के हो जाओ। तो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसकी जो रिटायरमेंट एज होती है, या तो 6 साल कंप्लीट कर ले, रिटायरमेंट नहीं मतलब इलेक्शन कमीशन पद का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, या तो अगर उससे पहले ही है 65 ईयर का हो जाता है तो भी वो हट जाएगा। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन केसेस। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 343 जो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22। ये शेड्यूल लिस्ट में मेंशन है कौन कौन से लैंग्वेज है। आर्टिकल 18 बात करता है इमरजेंसी से रिलेटेड, 3 इमरजेंसी है इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 352, 356, 360, हमारे यहाँ 3 टाइप की इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी जो 3 बार लग चुकी है। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी और फंडामेंटल राइट का एक रिलेशन है कि जब भी इमरजेंसी लगती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन ले जाते हैं। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो जो आर्टिकल 19 है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, स्पीच एक्सप्रेशन है, वो तुरंत हमसे छीन लिया जाता है। आर्टिकल 21 जो है वो हमसे किसी भी केस में छीना नहीं जा सकता। और बाकी आर्टिकल जो है 19, 21 तो हमने पढ़ लिया, उसके अलावा जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग डिस्कशन करके छीन लेता है कि ये आर्टिकल छीन सकते हैं, नहीं छीन सकते हैं, ये छीन लिया जाए, मतलब जो उन्हें सही लगता है वो करते हैं। आर्टिकल 356 में हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की। प्रेसिडेंट रूल की, प्रेसिडेंट रूल 2 तरीके से लगाया जा सकता है। एक कि जब स्टेट जो होता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में फेल हो जाता है, इस केस में मतलब राज्य को नहीं संभाल पाता, मानो हिंसा हो रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में लगा था तो आर्टिकल 356 के तहत लगा था। आर्टिकल 360 फाइनेंस से इमरजेंसी की बात करता है, ये कभी नहीं लगा है, ये तो बहुत बार लगता है, ये गलत तरीके से भी लग जाता है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है। अब प्रेसिडेंट रूल जो दूसरे तरीके से लगता है वो आर्टिकल 365 में लगता है। ये कब लगता है? जब सेंटर कोई डायरेक्शन देता है स्टेट को कि आपको ये करना है, अगर स्टेट उस चीज़ में फेल होता है तो इस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365, इन 2 तरीके से क्या लग सकता है? प्रेसिडेंट्स रूल। पार्ट 20 अमेंडमेंट, आर्टिकल 368। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो रिजिड है प्लस फ्लेक्सिबल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी हो। कैसे? तो रिजिड इस सेंस में है कि जो बेसिक फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब ये बेसिक फीचर्स कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये कहीं लिखा नहीं हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन होता है बेसिक फीचर पे तो सुप्रीम कोर्ट देखती है। जैसे जो सेकुलर शब्द यूज हुआ है ना, धर्मनिरपेक्ष, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। मतलब अगर हम फ्यूचर में चाहें कि हमारा इंडिया जो है वो हिंदू राज बन जाए, जैसे इस्लामिक कंट्रीज होती हैं वैसे हिंदू राज बन जाए, तो ये मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन नहीं कह सकते, क्योंकि जो सेकुलर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? अमेंडमेंट के थ्रू।
तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। आर्टिकल 360 है। एक दिन हम सारे अमेंडमेंट्स भी पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एक दिन क्या जल्दी डिस्कस करेंगे। पार्ट 21 टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथराइजेशन टैक्स इन इंडिया एंड रिपील्स। तो इतना हो गया हमारा आर्टिकल, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम कवर कर चुके हैं। अब एक बार हम वो भी देख लेते हैं, शेड्यूल्स भी देख लेते हैं इसी लेक्चर में। तो हमारे यहाँ 12 शेड्यूल हैं, 8 ओरिजिनल में थे, बाद में 4 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। तो शेड्यूल 1 किसकी बात करता है? नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जो 28 और 8 हमारे यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कहाँ मेंशन है? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में जो सैलरी और भत्ते हैं उससे रिलेटेड बात की गई है। शेड्यूल 3 में अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है, और इसमें पर्टिकुलर 4-5 पोस्ट है जिसकी ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है, शपथ की। शेड्यूल 14 जो है उसमें राज्यसभा की बात की, कैसे कैसे सीट एलोकेट होंगे। जैसे हमारा इंडिया है, उसमें अलग अलग स्टेट से अलग अलग राज्यसभा की सीट्स हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट 31 है, गोवा में सबसे कम सीट है राज्यसभा की। तो वो किस बेसिस पे होगा वो इसमें लिखा है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें अलग अलग स्टेट लिखे हुए हैं इस लिस्ट में, और उसमें किस स्टेट का कितने सीट है उसमें ये सब लिखा हुआ है शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई है। शेड्यूल 6 में बात किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से रिलेटेड कुछ अदर प्रोविजंस है, उससे रिलेटेड बात की गई है। शेड्यूल 17 में बात किया गया है 3 लिस्ट का, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। यूनियन लिस्ट की बात की गई, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दिया हुआ है। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया इस बारे में थोड़ा सा, कि इसमें जो है ना मैटर्स दिए हुए हैं कि 100 मैटर यूनियन के हैं, तो ये 100 जो सब्जेक्ट हैं उस पर कानून कौन बनाएगा? यूनियन बनाएगा। ऐसे स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। कॉन्करेंट में कुछ लिस्ट दी हुई है, उससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? ये दोनों मिलकर बनाएंगे। एक इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मानो एक नया सब्जेक्ट आया जो इन तीनों सब्जेक्ट में मेंशन नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग कानून कौन बनाएगा? उसके रिगार्डिंग कानून पार्लियामेंट बनाएगा, और इसी को पार्लियामेंट की रेसिड्यूअरी पावर कहते हैं। तो हम पार्ट 8 डिस्कस कर रहे थे, पार्ट 7 इसमें हम रेसिड्यूअरी पावर डिस्कस कर रहे थे। तो रेसिड्यूअरी पावर किसके पास होती है? रेसिड्यूअरी पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। कि अगर कोई नया सब्जेक्ट आता है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है उस पर कानून बनाने की, उसी को रेसिड्यूअरी पावर कहते हैं। पार्ट 8 डिस्कस करता है ऑफिशियल लैंग्वेज को, जो हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है वो शेड्यूल 8 में मेंशन है। अब ओरिजिनल में तो 8 शेड्यूल थे, उसके बाद हमने इसको ऐड किया लैंडलॉर्ड से रिलेटेड, जो है जमींदारी सिस्टम से। तो ये हमने ऐड किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, इसको ऐड किया। नेक्स्ट ईयर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके नेक्स्ट ईयर ही पहला अमेंडमेंट किया, जिसके तहत हमने लैंडलॉर्ड जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड प्रोविजंस ऐड किए। पार्ट 9 कहाँ गया? 9 ही था क्या? 9 नहीं था, 9 हमने नहीं पढ़ा गया। हाँ, तो 9 हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया। अब आ जाते हैं पार्ट 10 में। पार्ट 10 किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। इसको हम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया है इसको। पार्ट 11 पंचायत है, पार्ट 12 म्यूनसिपैलिटी, इसको हम पढ़ चुके हैं डिटेल में ये दोनों। अब हम याद करने का एक छोटा सा तरीका देख लेते हैं ना। अब हम याद कैसे करेंगे इसको, किस शेड्यूल में क्या है? तो एक ही ट्रिक है इसकी, आपने भी शायद सुना हो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो हम देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, TEARS ऑफ, F नेक्स्ट में चलेंगे। तो T फॉर टेरिटरीज से याद कर लेंगे, E इमोल्यूमेंट से याद कर लेंगे, A अफर्मेशन से याद कर लेंगे, R फॉर राज्यसभा में जो एलोकेशन सीट से कैसे होगी वो याद कर लेंगे, S से हम याद कर लेंगे शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, O से हम क्या करेंगे? O से हम याद कर लेंगे अदर स्टेट्स,
ओ से हम अदर स्टेट्स याद कर लेंगे, पहले वाले ओ से अदर स्टेट, दूसरे वाले ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ऐसे हम याद कर लेंगे क्योंकि ये 4 अदर स्टेट्स के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल प्रोविजंस है ना, इसलिए। अब हमारा कहाँ तक हो गया था, ओ तक हो गया था। ऑफ ओल्ड पीएम, तो एफ फॉर फेडरल, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर ही है, ये फेडरल स्ट्रक्चर ही है ना एक प्रकार का, तो एफ फेडरल से याद कर लेंगे। हमने फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से लिया है, कनाडा से। कनाडा में कैसा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर, और जो सेंट्रल ज़्यादा स्ट्रांग है, यूएसए में स्टेट ज़्यादा स्ट्रांग है। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल फॉर लैंडलॉर्ड्स, लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी सिस्टम। अब हम डी पे आ जाते हैं, डी फॉर क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ, डी फॉर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। पी एम, पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी, ओल्ड का डी, पी एम। तो हो गया ना, तो आज के लिए इतना ही। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं, शेड्यूल हमने डिस्कस कर लिया, शेड्यूल का हमने ट्रिक भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।